गौर अली खान साहब, जिस ज़माने में आप पीपल्स पार्टी में थे, मैं बात कर रहा हूँ 2007-2008 की, तो उस ज़माने में खान साहब के साथ होते थे एक अकबर एस बाबर साहब। और अभी जो आपकी इलेक्शन कमीशन में बहुत से जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी एक वजह अकबर एस बाबर साहब भी हैं। अब वो कहते हैं कि मैं अभी भी तहरीक-ए-इंसाफ में हूँ। आज भी उन्होंने एक दावा किया, सुने वो क्या कह रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर का हवाला है वो भी दे दिया है। इसमें लिखा है कि अकबर एस बाबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर है। कि इलेक्शन कमीशन का जो एक फैसला है मई 2017 का, फिर मई 2018 का, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसमें पैरा 54 है जिसमें उन्होंने हर जगह लिखा है कि ना सिर्फ ये मेंबर है बल्कि फाउंडर मेंबर है। तो जब अदालती फैसले मौजूद हैं तो इसीलिए हमने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की कि अब इनको कंटेम्प्ट किया जाए इनके खिलाफ। तो ये बताएं कि ये जो अकबर एस बाबर साहब अभी कह रहे हैं कि मैं अभी भी तहरीक इंसाफ का बानी रुकन हूँ, इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, बाबर ने आज तक अगर कोई दरख्वास्त दी है तो हमेशा से पीटीआई ही के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी है। और जो एक दिन ये वहाँ उनके सेंट्रल ऑफिस में भी आया हमारे, तो उसने कहा ये मैं 13 साल बाद आया हूँ। अच्छा। और जितनी सख्तियाँ पीटीआई पे गुजर रही है, इसने कभी पीटीआई के सपोर्टर, वर्कर, मेंबर के करीब तक नहीं गया। चलो हम ना सही, कोई ऑफिस बेरर ना सही, कोई 10 बंदे ये दिखाएं कि उनके पास पीटीआई के हों। ये ना हमारा मेंबर पहले कभी था, उसके बाद ना हमारा मेंबर रहा है, ना हमारे ये सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन था। यस था, बिल्कुल। उसने जो कंप्लेंट हमारे खिलाफ फाइल कर दी फॉरेन फंडिंग केस में, इसलिए निकाल दिया था। आज भी इसी का तस्करा हुआ था। हमारे इलेक्शन के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पीटीआई आर्टिकल 3 कहता है कि कौन बंदा पार्टी का मेंबर हो सकता है। और ये जज साहब ने भी ऑब्जर्व करके किया कि वंस अ मेंबर डजंट मीन कि यू आर अ मेंबर फॉर लाइफ। ये इसके तो कोई रिक्वायरमेंट्स है, तो ये हमारा कोई मेंबर नहीं है। और यही हमारा इलेक्शन कमीशन से एक बहुत बड़ा ग्रीवेंस है कि इस किस्म की बिजी बॉय अगर आपके पास आ जाते हैं और इस किस्म के लोग लेके आ जाते हैं जिनका इलेक्शन के साथ कोई सरोकार। हमारा फॉर इंस्टेंस मीर साहब, हमारा पैनल बेस इलेक्शन है। पैनल बे किस तरह इलेक्शन है कि अगर मैंने इलेक्शन कंटेस्ट कराना है तो मेरा पैनल अगर है उसका पंजाब के लिए, तो पंजाब सदर और मेरे साथ जो बाकी ऑफिस बेरर है, ये 20 ऑफिस बेरर होंगे। इनमें से कोई एक भी नहीं आया, एक पेज की इनकी एप्लीकेशन है कि मैं दफ्तर आ गया था, फॉर्म अवेलेबल नहीं था और न उनके साथ नंबर लिखे। दूसरी, हमारे जो मेंबरशिप के कार्ड है, जो मैंने आपको फिगर दिया 8,37,000, इन सब के साथ एक कार्ड है और वो आप कंप्यूटर ऐप में भी डालेंगे तो ऑटोमेटिकली नादरा की तरह आपके पास आएगा। ये हमारे मेंबर है नहीं। इलेक्शन कमीशन खामखा इनको हमारे मेंबर क्यों बना रहा है? हमारे यही ग्रीवेंस रही इलेक्शन कमीशन को कि इनकी एप्लीकेशन है तो इवन एक्स पार्टी होकर के डिसमिस होना। अच्छा, एक और भी इशू है, वो भी ज़रा बता दें कि ये जो एक उमैर नियाज़ी साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, उसका फ़ैसला आया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दे दिया है। तो उसी तरह की अब एक एप्लीकेशन जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में भी फ़ाइल हो गई है। आपका मसला क्या है कि ये तो हमें पता है कि आप चाहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हर सूरत में हो। जी हाँ। आपका मसला क्या है? देखिए, जो पिटीशन हमने इस वक्त फ़ाइल कर दी थी लाहौर हाई कोर्ट में, उमेर साहब ने फ़ाइल कर दी थी और हमने पेशावर हाई कोर्ट में भी इस किस्म की एक पिटीशन फ़ाइल कर दी थी। पेशावर की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने फ़ाइल कर दी। हमारा इशू ये था कि हम, और ये फ़र्स्ट टाइम नहीं है कि हमने फ़ाइल की, अप्रैल में देखो तो उस वक्त भी एक ऐसी पिटीशन फाइल हो गई थी और हमारा ग्रीवेंस सिर्फ ये रहा है कि काइंडली जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर है और रिटर्निंग अफसरान है, ये आप आदलिया से ले लें बजाय इसके कि डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर आप उनको ले लें, क्योंकि वो एक तो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं और वो प्रेशर में भी आ जाते हैं, उनको लॉ भी नोइंग इतने नहीं होते, उनके एक्सपीरियंस भी नहीं होता इलेक्शनों का, इसलिए ये बड़ा इफ़ेक्ट करता है फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को। तो हमने उधर भी हाई कोर्ट में कहा था कि आप इनको इतना कर दें कि इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दे कि जुडिशरी से ले ले बजाय इसके कि डीसी हो। तो हम इतना ही चाह रहे हैं, लेकिन ये बड़ा, मैं नहीं समझता ये सुप्रीम कोर्ट के लिए मुनासिब बात है कि वो जो पिटिशनर है उनको आप कंटेम्प्ट का नोटिस करें, क्योंकि उसमें तो सिरे से जिक्र ही नहीं था कि आप इलेक्शन रोकें। कि हम कैसे मीर साहब इलेक्शन रोकें? 2 हुकूमतें हमारी ख़त्म हुई, 3 मरतबा सुप्रीम कोर्ट में चले गए, 7 पिटीशनें हाई कोर्ट में फ़ाइल की, बार बार सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाते रहे कि आप इलेक्शन का ऑर्डर कर ले कि इलेक्शन हो जाए। कंटेम्प्ट पिटीशनें हमने लगवाई तो हम इलेक्शन डिले कर रहे हैं। हम तो चाहते यही कि इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन ऑन टाइम डजंट मीन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। हमें पार्टिसिपेशन की इजाज़त हो और लोग भी ऐसा हो। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि जो 2018 का इलेक्शन था वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन था? देखिए मीर साहब, फ्री एंड फेयर तो मैं समझता हूँ बिल्कुल था, लेकिन अगर एक वक्त सम टाइम पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया
कि 2018 के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब शामिल नहीं हो सके क्योंकि उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। तो अब अगर खुदा न खास्ता 2024 के इलेक्शन में आपकी पार्टी के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब वो हिस्सा नहीं लेते, तो क्या फिर आप कहेंगे कि ये इलेक्शन जो है फेयर एंड फ्री नहीं है? तो ये तो वही सूरत हाल है जो 2018 में नवाज शरीफ की थी। मीर साहब 2018 और 2024 जो अभी आएगा या 2023 की ये सर्कमस्टांसेस जा रहे हैं, इसके अब बिल्कुल कोई मुआवजना नहीं। अच्छा, 2018 में किसी को उठाया नहीं गया, जेल में नहीं रखा गया, लॉयल्टी नहीं चेंज करवाई गई, किसी को बंद नहीं किया गया, उनको कैंपेन से नहीं रोका गया, उनके दफातर बंद नहीं किए गए। आज भी हमारे बलूचिस्तान का दफ्तर बंद है, वो कहता है कैंट एरिया में, हम जो कैंट एरिया वाले हैं वो कहता है हमें नहीं पता, जो डीसी है वो कहता है वहाँ तो हमें पता नहीं है, वो तो कैंट एरिया का है। तो दफातर हमारे बंद, वर्कर सपोर्टर हमारे इन हाइडिंग, और पार्टिसिपेशन की गुंजाइश ही नहीं। और अगर आप किसी भी जगह नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में अगर हिस्सा लेते हैं तो इस पर तो आपको कोई इतराज़ नहीं होगा? नहीं, मैं तो समझता हूँ मुझे तो इतराज़ ज़रूर होगा। अच्छा, क्या वो इतराज़ ये होगा, देखिए मीर साहब, जिस तरीके से उसको लाया गया यहाँ, उनको कर 2 महीने हुए नहीं, अभी भी 2 महीने उनके पूरे नहीं हुए, शायद ये कल परसों पूरे हो जाएंगे 2 महीने, और 2 महीने के पहले पहले उनके 2 केसेस ख़त्म हो गए। बट देखिए वो डिसक्वालीफाइड है। सुप्रीम कोर्ट ने जिसके डायरेक्शन की इंटरप्रिटेशन की हुई है, अगर सुप्रीम कोर्ट उसकी एक फेवर में एक और जजमेंट दे देती है CMA पे या किसी और पिटीशन में कि नहीं वो क्वालिफाइड है, फिर तो उसकी क्वालिफिकेशन हो सकती है। लेकिन उसकी जो डिसक्वालिफिकेशन हुई है वो तो फाइंडिंग मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट अपनी फाइंडिंग की ही। आप क्या ख्याल में कि नवाज शरीफ साहब अभी तक डिसक्वालीफाई इलेक्शन नहीं लड़ सकते? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं लड़ सकते। पहले वो डिसक्वालीफाइड थे बाय द रीज़न ऑफ नेब का ऑर्डिनेंस, क्योंकि उसकी वजह से जो कन्विक्शन हुई थी वो 10 साल के लिए डिसक्वालीफाइड है। अब नेब ने अपने इतने ज़हीम रिपोर्ट को कहा कि मफरूज़े पे मबनी है, तो कोर्ट ने उसको इक्वट कर दिया। वो इशू अगर इसका ख़त्म हो गया, लेकिन जो 62(1) की डिक्लेरेशन है वो सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन बेस्ड है, उसको आल्दो इन्होंने सेक्शन 232 में अमेंडमेंट ज़रूर कर ली, बट वो इस अमेंडमेंट की वजह से नहीं हो सकता। यही रीज़न है कि अभी काजी फैसल साहब एक जजमेंट सुन रहे थे बलूचिस्तान का, और इसमें उन्होंने कहा है कि मैं जनवरी में इसका फ़ैसला करेंगे कि अगर सादिक और अमीन जो है वो उसकी टेनेवर कितना